Hello students, welcome to the session of Social Science. Today I am here to present you an amazing topic called Federalism. But इसको समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन को एनकाउंटर करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म? आखिर फेडरलिज्म है क्या? अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो पता नहीं, बट आप सब लोग ये जानते हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। What are the new ways of power sharing in the modern democracies? मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर किस तरीके से पावर शेयर की जाती है, जिसके 4 तरीके थे। याद कर लिए, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, पावर शेयरिंग एट द हॉरिजॉन्टल लेवल और उसके बाद था पावर शेयरिंग एट द वर्टिकल लेवल। अब इस वर्टिकल लेवल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। उसके लिए हम एक कंट्रास्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम को देखते हैं। पहले बेल्जियम। बेल्जियम एक यूनिटरी स्टेट था, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। एक ही सरकार थी जो कि थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ज्यादा पावरफुल थी। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट थी, बट उनको पावर देता था सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब चाहे वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे वापस ले सकता था। बट इसके बाद कुछ चेंजेस हुए। 1993 तक आते आते इन्होंने 4 अमेंडमेंट किए। उन अमेंडमेंट के चलते बेल्जियम बन गया एक फेडरल स्टेट, यानी जिसने बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट बनाई। अब इसमें जो पावर थी वो रीजनल गवर्नमेंट को भी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, यानी अब अलग अलग पावर डिवाइड की गई। अब इसके बाद हम बात करें श्रीलंका, जो शुरू से लेकर ही यूनिटरी फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये यूनिटरी स्टेट गवर्नमेंट को बना के रखता है। यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में थी। और इसी वजह से लगातार तमिल डिमांड कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए और अलग अलग स्टेट्स में भी उसको बांटा जाना चाहिए, जैसे इंडिया ने किया था। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और उसके लिए एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके घर एक पिज्जा आता है। अब इस पिज्जा को कौन खाएगा और कितना बांटा जाएगा, ये डिपेंड करता है लोगों की समझ पर। तो ऐसे में क्या बेस हम कोई बड़े खाएंगे या जो टॉपिंग्स हैं उसको बच्चे खा जाएंगे? तो ऐसे में सबको बेस और टॉपिंग्स यानी पूरा मजा और पूरी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर मिले, उसके लिए जरूरी है इसको बाइफरकेट करना, यानी इसके स्लाइस निकालना, और वो स्लाइस इक्वल हो तो ही मजा आ पाएगा। तो इसी तरीके से फेडरलिज्म कहता है कि फेडरलिज्म इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन देखने को मिलता है, पावर शेयर की जाती है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे। इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री में अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर को बहुत अच्छे से बांटा जाता है। इसके बाद ये फीचर इंश्योर करता है कि डेलीगेशन होना चाहिए पावर का, और साथ ही साथ हम अवॉइड करें कंसंट्रेशन ऑफ पावर अंडर अ सिंगल अथॉरिटी, यानी किसी भी सिंगल अथॉरिटी के पास पावर ना हो। जैसा कि हमने देखा कि एक श्रीलंका के अंदर एक ही गवर्नमेंट है जो सेंट्रल लेवल पे, जिसके पास सारी पावर थी। अब ऐसे में पावर का इक्वल डिवीजन हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये कहते हैं कि फेडरेशन के अंदर 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल जो बात करता है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की, ये कहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए हो और यूजुअली रिस्पॉन्सिबल हो कुछ ही सब्जेक्ट जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हैं, जैसे करेंसी या फिर डिफेंस। ये कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मैटर हैं, इसलिए यहाँ पर एक गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। इसके बाद ये कहते हैं अदर गवर्नमेंट्स आर एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। इसे आप आसान भाषा में समझे तो स्टेट गवर्नमेंट है, जहां पर उन्हें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पावर चाहिए होती है, जो उनका काम और आसान कर देती है, क्योंकि स्टेट्स में वेरिएशंस होते हैं और इन वेरिएशंस को स्टेट लेवल पे बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। नेक्स्ट ये कहते हैं बोथ दीज लेवल एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड इनटू देयर ओन स्फीयर, यानी ये दोनों ही लेवल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में यानी अपने अपने स्फीयर में फुल्ली इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं यूनिटरी के साथ कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसको समझते हैं। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाइल इन द फेडरल आप मल्टीपल लेवल देख सकते हैं। जैसे बेल्जियम में हमने 3 लेवल देखे, एक सेंट्रल लेवल था, एक रीजनल लेवल था, फिर आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला लेवल।
जबकि श्रीलंका में हमें सिर्फ एक लेवल देखने को मिला। तो श्रीलंका यूनिटरी का एग्जाम्पल है और बेल्जियम फेडरल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं अंडर द यूनिटरी सिस्टम सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि फेडरल में आपको याद होगा ये अमेंडमेंट किया गया था कि जो सब यूनिट्स हैं वो कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद ये कहते हैं यूनिटरी सिस्टम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, जबकि फेडरल में ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहाँ पर दोनों के बीच में ही बहुत क्लियर डिवीजन है और सेंटर और स्टेट दोनों के टॉपिक को बांट दिया जाता है, जिससे ये दोनों अपने अपने स्फीयर में काम कर सकें। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं एक डिफरेंशिएटिंग टेबल के थ्रू। अब इस टेबल में अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम यूनिटरी सिस्टम और फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस करेंगे। पहला है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक ही लेवल हमें दिखता है जहां पर गवर्नमेंट की सारी पावर है, जबकि अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंटर था, स्टेट था और लोकल भी था। इसके अलावा सबऑर्डिनेशन, तो यह साफ कहते हैं कि जो सब यूनिट्स होंगी वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होंगी, यानी उनका कहना मानना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर सब यूनिट्स हैव देयर ओन पावर्स एंड आर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेन पावर रखती है और वो सब यूनिट्स को ऑर्डर दे सकती है, जबकि फेडरल के अंदर वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि उसके टॉपिक और फेडरल में जो दूसरी गवर्नमेंट है उनके टॉपिक्स अलग होंगे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ आपको ज्यादा पावर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। इसके अलावा अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके पास इंडिपेंडेंट पावर है जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर साफ सीधी सी बात है कि आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में वो आंसरेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जबकि फेडरल में यहाँ पर वो डायरेक्टली लोगों के लिए आंसरेबल है, क्योंकि लोगों ने उसे चुना है और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि फेडरेशन आखिरकार बनती कैसे है, क्योंकि जैसे हमने पिज्जा का एग्जाम्पल लिया, पिज्जा बहुत सारे होते हैं, सबका बनाने का तरीका अलग होता है और उसी वजह से सब पिज्जा का अपना एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर फेडरेशन को बनाने के लिए द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, यानी हर फेडरेशन अपने आप में अलग है। जैसे पिज्जा अलग अलग आते हैं, इसी तरीके से फेडरेशन की भी वैरायटी होती है। पावर का बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये बैलेंस है ये मेनली डिपेंड करता है इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से कि आखिर ये बनी कैसे है। जैसे हर पिज्जा की अपनी एक रेसिपी है, ऐसे ही हर फेडरेशन को बनाने के लिए उसके पीछे का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जहां पर वो बना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरली कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो रूट लिए जाते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब इन दो रूट को समझते हैं कि आखिरकार फेडरेशन बनता कैसे है। तो यहाँ पर आता है एक रूट जिसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। चार लोग हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और एक ही ऑफिस में जाते हैं। अब चारों लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। इससे बेटर आइडिया उनके पास ये आता है कि क्यों ना कार पूलिंग की जाए। अब ऐसे में क्या होता है कि चारों लोग एक गाड़ी ले जाना शुरू करते हैं, उससे टाइम और एनर्जी भी बचती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है, और साथ साथ एक दूसरे के साथ जाते जाते एक दूसरे के साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं, डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट होता है। होल्डिंग टुगेदर के लिए एग्जांपल लेते हैं एक लार्ज जॉइंट फैमिली का, जिसके पास बहुत बड़ी लैंड है और घर छोटा है। अब ऐसे में फैमिली में कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। तो ऐसे में जो घर के बड़े हैं वो फैसला लेते हैं क्यों ना घर को बड़ा किया जाए या साथ में ही कुछ और मकान बना लिए जाए, जिससे कि सबको अपनी अपनी पावर मिल सके, सबको रहने की जगह मिल सके और फैमिली एक साथ यूनाइटेड रह सके। तो अब हम समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन को। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर स्टेट। जब बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स आपस में मिलकर अपने आप को एक यूनियन बनाती हैं। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब जब हम यूएसए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने आप को मिलाया और एक यूनियन बनाया जिसे हम यूएसए कहते हैं।
तो ये एग्जाम्पल है हमारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस आर फॉर्म व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू द सब यूनिट्स, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। अब इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ऐसे में अपनी पावर को होल्ड करना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए फिर इंडिया ने यह तय किया कि क्यों ना हम अपनी पावर को स्टेट्स के साथ बांटें और स्टेट्स बनाए गए। तो इस तरीके से होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि स्टेट आपस में मिले हैं और एक यूनियन बनाया है, दैट इज वाई स्टेट ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू सेंटर। जबकि यहाँ पर सेंटर ने अपनी पावर को डिवाइड किया है नीचे लेवल्स में, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर। अब स्टेट्स आए हैं साथ में, तो इसी वजह से सबको बराबर पावर मिलती है। यहाँ पर वेरी ऑफन द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनइक्वल पावर्स। अब इसका मतलब ये है जैसे परिवार में होता है, किसी से थोड़ा ज्यादा लगाव होता है और किसी से थोड़ा सा कम लगाव होता है, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर देखने को मिलता है कि कई बार कुछ स्टेट्स को कुछ ज्यादा पावर दी जाती है या कुछ स्टेट्स को अलग तरीके से अलग दर्जा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 370 कश्मीर को दिया गया, मणिपुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिल्ली की एक सरकार हम कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो होल्डिंग टुगेदर को समझाते हैं। तो ये एक तरीका है फेडरेशन बनाने का। तो फेडरेशन के 2 रूप हमने देखे। तो अब आपको देखना है कि हमारे देश में कौन सी फेडरेशन है। इसके अलावा आपके लिए एक टास्क है, आपको टास्क ये है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। अब इसके लिए आपको एग्जाम्पल यूज करने हैं। कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल रियल लाइफ के हों और ऑथेंटिक हों। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल को यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी। अब मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।